नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान लिए गए फैसलों की जांच करने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए बाकायदा एक समिति ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं। शिवराज सरकार ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को भी समिति में जगह दी है, जो खुद कमलनाथ सरकार में मंत्री थे और सरकार के तमाम फैसलों में शामिल थे। एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल को कमलनाथ सरकार के कामकाज की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह समिति पुराने फैसलों की समीक्षा कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। सिलावट शिवराज सरकार से पहले कमलनाथ कैबिनेट के एक अहम हिस्सा थे। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले 22 बागी विधायकों में 5 कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जो कमलनाथ सरकार के दौरान लिए गए फैसलों में शामिल रहे हैं। ऐसे में तुलसीराम सिलावट कैसे उन फैसलों में भागीदार रहे हैं, उसकी जांच अब वो खुद ही करेंगे। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान लिए फैसलों की जांच करने का फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए बाकायदा एक समिति यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, जिसमें 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। शिवराज सरकार ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को भी इस समिति में जगह दी है। इसके अलावा एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल को कमलनाथ सरकार के कामकाज की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कमलनाथ सरकार के कामकाजों की जांच की जाएगी अब? जी, मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बैठक में फैसला लेते हुए एक वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ ताकीद दी है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के हुकूमत के दौरान लिए गए फैसलों तथा आदेशों को जांच पड़ताल मिले, ताकि उसमें हुए नियमों की अनदेखी तथा अनियमितताओं को उजागर किया जा सके। हम अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस सरकार ने इसी तरह से लंबित तथा भ्रष्टाचार के मामलों को प्राथमिकता पर रखकर भाजपा की नींद उड़ा दी थी। अब हालत ने करवट ली है तो भाजपा उन्हें यहाँ सूद समेत लौटा सकती है। आज भी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री कमल पटेल मौजूद थे। इस मंत्रिमंडल के सदस्य तुलसीराम सिलावट शहर के बाहर होने से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। साथ ही साथ इन शब्दों की लाइनों को अंडरलाइन करता चलूं कि पूर्व कांग्रेस सरकार पर किए पब्लिकेशन तथा कई टेंडर वरिष्ठ अधिकारियों को दस्तावेज खंगालने के निर्देश दिए। कहा जाता है कि बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। कुछ ऐसे ही हालात वर्तमान में बने हुए। सुनील, यहाँ बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालातों में क्या जरूरत है कि पुराने कामकाजों की जांच की जाए? क्या अभी ये जरूरत नहीं है कि आने वाला समय बेहतर हो, इसके लिए सरकार काम करे? जी देखिए, यहाँ तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन जो ये निर्णय लिया गया है तो सरकार को एक तो ये काम आगे निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अभी जो मामले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, तो उनकी जांच करना स्वाभाविक बात। तुलसीराम सिलावट को शामिल किया गया है इस समिति में। वो तो खुद कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। आप कैसे उस व्यक्ति को समिति में शामिल कर सकते हैं जो पिछली सरकार में मंत्री रहा हो? क्या वो अपने ही काम की जांच खुद करेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब वो हम मंत्री थे तब की बात थी, तो तब उन्होंने जो भी उस प्रकरण में थे, तो हो सकता है ये जांच करें। यहाँ एक सोचने वाला विषय कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जब ये तुलसीराम सिलावट उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्हीं को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, यहाँ एक देखने वाला विषय होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अपने निवास कार्यालय पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में वन विभाग, आवास और पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। वहीं इस संबंध में विकास कार्यों को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज अपने निवास कार्यालय पर एक अहम बैठक की है। इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में वन विभाग,
आवास और पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई है। वहीं इस संबंध में विकास कार्यों को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश जो हैं वो काम करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। निवास कार्यालय पर आज उन्होंने एक अहम बैठक की है। इससे पहले भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमेशा टच में रहते हैं, उनसे हमेशा संपर्क में रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं कि आखिर किस तरह से क्या कुछ कामकाज चल रहा है। आज उन्होंने अपने निवास कार्यालय पर एक अहम बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में वन विभाग, आवास और पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई है। वहीं इस संबंध में विकास कार्यों को लेकर आगे की रणनीति भी चर्चा की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता जरीन सिद्दीकी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर एक अहम बैठक की है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैठक थी मुख्यमंत्री की, ये खास तौर पे आदिवासी और वन को लेकर थी। आदिवासी की आय और रोजगार के साधन के विकसित करने के लिए रणनीति पर काम करने का निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिया। बैठक के साथ उन्होंने ये भी प्लांटेशन के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की बात कही है। इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे और विभिन्न मदों से तकरीबन 5 करोड़ 1 लाख पौधे प्लांटेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ जो वन आधारित फसल है, उनके महुआ, तेंदुपत्ता, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाने की बात कही है और ज्यादा से ज्यादा खरीदी की जाए ताकि जो वन की फसलें हैं, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला, आम, इमली, चिरौंजी जैसे अलग अलग प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाएं और जो इनका दोहन करके आदिवासी जो बेच रहे हैं उनके हाथ में पैसा देने के लिए बात कही है। इसके साथ जो जंगल में जिमीकंद, जिसको सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको भी ज्यादा तादाद में लगाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने एक और अहम बात की कि फलदार वृक्ष लगाने के साथ जो लघु अनुपज उपज संग्रहण और मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन का भी एक सिस्टम तैयार करने के लिए कहा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। जंगल की सड़कों के किनारे, राम वन गमन पथ के किनारे आम, बरगद, पीपल, नीम के पेड़ लगाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश भी दिया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाए ताकि ये कार्यक्रम सफल हो सके। इसलिए स्थानीय लोग को जोड़ना बहुत जरूरी है। चालू जो साल है वित्त वर्ष, उसमें रायपुर से जगदलपुर तक 300 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ प्लांटेशन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 1300 किलोमीटर की लंबाई के राम वन गमन पथ के 75 अलग अलग स्थलों में आम वगैरह के पेड़ भी लगाए जाएंगे। गोठान एक जो अहम अभियान का हिस्सा है, उसके लिए लघु वनोपजी के 50 लाख पौधे उसमें भी लगाए जाएंगे। पौधे की सुरक्षा मेन समस्या होती है, उसके लिए बांस के ट्री गार्ड बनाने के सुझाव दिया गया है। जो समूह है लगभग अभी 1 लाख ट्री गार्ड बना के दे रहा है। इन समूह को 1600 रुपए करोड़ की आने वाले वक्त में आमदनी भी होगी। साथ ही चराई का जो क्षेत्र है, जहाँ पे जानवर चरने के लिए जाते हैं, उनका भी एक एरिया डिसाइड करने की बात कही है। तकरीबन आज 590 कार में से 324 कार प्रगति पे है, चल रहे हैं फॉरेस्ट की अगर बात करें तो, और इसमें 210 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ नालों और जल संवर्धन मतलब पानी को सहेजने, सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए किया गया है। इसका कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी महिला स्वयं सहायता समूह की लगभग 1000 महिलाओं द्वारा 50 लाख मास्क का निर्माण किया गया है इस बैठक में बताया, जिससे उनको 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी भी होगी। वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर है, उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता की तुड़ाई और परिश्रम का भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं, ये बहुत अहम बात है। सीधे जो उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
के जरिए उनके अकाउंट में पहुंचेगा और जो रकम पहुंचेगी वो तकरीबन जिन परिवारों को पहुंचेगी फायदा होगा वो 12,53,600 माफ कीजिएगा 12,53,000 परिवारों को 649 करोड़ रुपए का इसमें परिश्रम मिलेगा। सभी जिलों में वनोपज लाभान्वित होंगे जो भी इसमें काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिनों से चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा अब खत्म हो गया है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक महेश परमार और मनोज चावला सहित 7 कार्यकर्ताओं को भैरूगढ़ जेल से रिहा कर दिया है। दरअसल इन सभी को 2 दिन पहले पदयात्रा निकालने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं इन विधायकों के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इंदौर उज्जैन में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सीएम ने एक बार भी यहां का दौरा नहीं किया और न ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन जहां रेशियो रेट मरने वालों का देश में सबसे ज्यादा हो गया, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जाना यानी मौत के मुंह में जाना, वापस नहीं आना। इंदौर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट। क्या एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं था कि यहाँ इंदौर उज्जैन का दौरा करें? क्या स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, उनका दायित्व नहीं था कि वो उज्जैन के मृत्युधारी जितने परिवार के लोग हैं उनकी संवेदनाओं में उनके साथ खड़े रहे? इसकी चिट्ठियां लिखी हमारे विधायकों ने, सोशल मीडिया से बातें की और फिर प्रशासन की अनुमति के साथ पैदल उनको पीले चावल देने निकले कि एक बार इंदौर उज्जैन आ जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो। जो लोग मर रहे पीड़ित हैं उनके भावनाओं में अपनी भावना मिला लो। और ऑटो मूट पे आपने कोरोना की महामारी को छोड़ दिया है। लोग अपने आप जिए तो जिए, मरे तो मरे, इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है। कम से कम अधिकारियों को आकर निर्देश दे दो। पर शिवराज सिंह के कानून। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ संदिग्ध मरीजों को शिफ्ट किया गया। अस्पताल की यह बड़ी लापरवाही कोरोना पॉजिटिव एक मरीज ने वीडियो बनाकर उजागर की है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने भी स्वीकार किया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पतालों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए और संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन भिंड जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर 7 मई तक कोई पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन अन्य प्रदेश से भिंड आ रहे मजदूरों के चलते 8 मई से 14 मई यानी 5 दिन से 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं और उनकी ओर से की गई व्यवस्थाओं की पोल भी खुलने लगी है। और वो हमने क्वारंटाइन किए हुए हैं। उन्हीं क्वारंटाइन में से जिनके सैंपल लिए गए हैं उनमें 1-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले से वहीं पे था और वो पॉजिटिव आया है और उसके परिवार के सदस्य भी वहीं पे हैं। तो वो परिवार के सदस्य भी हैं और उनका सैंपल उस दिन नहीं भेजा गया था, आज भेजा गया है। सेपरेट उनको उसी जगह पे सेपरेशन में उनको रखा गया है, 3 लोगों को रखा गया है सेपरेशन में। और अभी उसको उसके परिवार के सदस्यों से भी अलग सेपरेट कर दिया जाएगा। ये सुबह ही तय हो गया था। तो ये आपकी जो खबर है वो सुबह की है और इस समय स्थिति बदल गई होगी। नहीं सर, अभी भी कुछ और वीडियो आए थे जिसमें एक श्याम सुंदर जो परा में मिला था, उसको भी साथ में कई लोग लेटे हुए हैं, वो पॉजिटिव आ चुका है उसके बावजूद। नहीं भाई, अगर लेटे तो रहेंगे ही, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही।
हर एक के लिए हमारे पास सेपरेट रूम नहीं है, तो जो 3 मीटर की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से उनको सेपरेट रखा। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी में सैलून का संचालन करने वाले एक नाई के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल सैलून संचालक 57 लोगों के संपर्क में आया है। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अंबिकापुर आने के बाद अपने कारोबार में लगा था। अभी तक की ट्रैवल हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश से पत्नी और बच्चे को लाने के बाद वह 57 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया है। सभी का रैपिड टेस्ट कोरिया जिले के अस्पताल में हुआ, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पत्नी का रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है। बच्चे के टेस्ट रिपोर्ट का अभी फिलहाल चिकित्सक इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण आम आदमी ही नहीं, भगवान के मंदिरों के लिए भी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दान में हर महीने औसतन 2.5 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन 21 मार्च से 29 अप्रैल के बीच महाकालेश्वर मंदिर को सिर्फ 2,33,000 रुपए का दान प्राप्त हुआ, जबकि मंदिर का हर महीने का खर्च 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कोरोना वायरस के चलते 21 मार्च से बंद है। इन 56 दिनों में महाकाल मंदिर में ऑनलाइन दान के जरिए अब तक कुल 3,33,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि कोरोना संकट से पहले औसतन प्रति माह 2 से 2.5 करोड़ रुपए मंदिर को दान में प्राप्त होते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करीब 650 कर्मचारी अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं। कर्मचारियों की प्रति माह सैलरी और अन्य खर्च के रूप में 1 से 1.25 करोड़ रुपए का खर्च महाकालेश्वर मंदिर समिति के ऊपर आता है। कोरोना संकट के कारण महाकालेश्वर मंदिर पिछले 2 महीने से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। ऐसे में दान प्राप्ति नहीं हो रही और मंदिर के कर्मचारियों को सैलरी देने के साथ ही अन्य खर्च निकालना भी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर को 21 मार्च को ही आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का निर्णय लिया था, जो अभी तक मंदिर में प्रवेश बंद है। मंदिर की सारी व्यवस्थाएं और जो मंदिर के विभिन्न प्रकल्प हैं उन सबका संचालन हम श्रद्धालुओं के दान से प्राप्त होने वाली राशि से ही करते हैं। वर्तमान में मंदिर में 650 से अधिक कर्मचारी हैं और विभिन्न प्रकल्प हैं। इन पर प्रति माह लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का व्यय होता है। आमतौर पर मंदिर में हमें आम श्रद्धालुओं से लगभग 2 से 2.5 करोड़ प्रति माह दान के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि अभी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं और बंद है, तो स्वाभाविक रूप से दान की इस राशि में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में पंडरिया बजाग अंतर्राज्यीय मार्ग का निर्माण कार्य लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। शासन की ओर से निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश के साथ निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ, लेकिन इससे लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के भीतर निर्माण कार्य के दौरान नाले टूट जाने से पानी सड़क पर आ गया। ऐसे में ट्रक इसी सड़क में फंस गया, जिससे 22 घंटे पंडरिया बजाग सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, न ही प्रशासन की ओर से कोई आया। सैकड़ों की संख्या में 24 घंटे इस रास्ते से हैवी मालवाहक गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है। प्रशासन जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही। 20 दिन से ऊपर हो गए इस रास्ते की खुदाई किए हुए, लेकिन अब तक इसमें मटेरियल नहीं डाला गया है, जिसके कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना करने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते मजदूरों की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूर किसी तरह अपने घर वापसी में लगा हुआ है। कोई नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, तो कोई साइकिल और अन्य वाहनों से। वहीं मध्य प्रदेश में पंधाना के 6 गांव मिल में कार्यरत बिहार के करीब 145 मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। उन्होंने अपने घर जाने के लिए सभी आला अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद मजदूरों की सुनवाई हुई और सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ बताए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने सभी को 3 बसों से उन्हें उनके गृह निवास बिहार पहुंचाया है। कल में द्वारा 141 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई है। इसमें सभी लोग स्वस्थ पाए गए हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लोग बिहार
बिहार छापारा, हाँ बिहार छापारा जा रहा है। और इसमें लगभग 3 बसें आ रही है ना आप लोगों के लिए, 3 बसें आ रही है। जब से लॉकडाउन हुआ हम लोग यहाँ पड़े रहे, काम तो बंद ही हो गई, किसी भी तरह खा पी के आदेश किए थे। और यहाँ की प्रशासन और एक कंपनी के सहयोग से आज हम लोग अपने घर बिहार जा रहे हैं, जो कि छपरा जिला के रहने वाले हम लोग हैं। आज लगता है कि हम लोग अपने घर परिवार से मिलेंगे और एक परिस्थिति में जो यहाँ की प्रशासन और कंपनी और आप लोग जैसे आदमियों से जो सहयोग मिला, इसका हमेशा हम लोग आभारी रहेंगे। देश में एक दिन में ट्रक दुर्घटना की तीसरी खबर आई है। इस बार हादसा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। एमपी के सागर के दलबतपुर में मजदूरों को लेकर जा रही एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 20 मजदूर घायल हैं। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुर्घटना सागर से छतरपुर की ओर जा रहे ट्रक के पलटने से हुई। इसमें हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सागर और छतरपुर दोनों जिलों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सभी को बाहर निकाला गया। लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश में शहर और जिले की सीमाओं को सील किया गया है, लेकिन शासन की ओर से जारी किए जा रहे ई पास से लोगों का इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। ऐसे समय में सीमाओं से लगे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा ही आगर जिले के तनोडिया में चेकपोस्ट पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जवान और अन्य विभाग के कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहां से आने जाने वाले ऐसे लोगों की भी मदद कर रहे हैं जो एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन मजबूरी के चलते कर रहे हैं। लेकिन रेड जोन जिलों से आने वालों की लगातार एंट्री करने और स्कैनिंग करने के पश्चात एंट्री पास देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। शुक्रवार शाम को कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 961 थी। आज 45 नए मरीजों की पुष्टि हो जाने के बाद यह संख्या 1006 हो गई है। वहीं अब तक 633 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीज 373 हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज आई 45 लोगों की रिपोर्ट में से 16 मरीज जहांगीराबाद इलाके के हैं और वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से आए 2 भारतीयों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 45 मरीजों में से 1 महीने का बच्चा भी शामिल है जो कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं एम्स के पीछे डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जहां एक और कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी इसका खासा असर दिखा रहा है। खंडवा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन का चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। वहीं जिले में आंकड़ों की बात की जाए तो कल तक 81 पॉजिटिव थे, लेकिन अब तक 96 का आंकड़ा हो चुका है। कुल 8 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि खंडवा में आज कोरोना के 15 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से बजरंग चौक, इमलीपुरा और रामगंज के 1-1 मरीज, सिंधी कॉलोनी के 7 और गंज बाजार के 3 और हातमपुरा के 2 मरीज शामिल हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं अभी तक कुल 38 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 35 एक्टिव पॉजिटिव मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। आज के मिलाकर एक्टिव पॉजिटिव मरीज 50 हो जाएंगे। शहर में कुल 15 पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से 7 लोग इस कॉलोनी के हैं, जिनको हम लोग आज लेने के लिए आए हैं ताकि उनको एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल में भेजा सके, आइसोलेशन वार्ड में। इसके अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्रों से 8 रिपोर्ट्स और है, जिनको अभी हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। कितने मरीजों की संख्या मेरी जानकारी के हिसाब से कुल 96 हुई। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी तमाम मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक जनसेवा और लोगों की मदद करने में दिन रात लगे हुए हैं। जहां एक और प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह इस संकट की घड़ी में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक पूर्व विधायक जरूरतमंद और गरीब मजदूरों को मदद पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं।
तो पूरे देश में लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी तमाम मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक जनसेवा और लोगों की मदद करने में दिन रात लगे हुए हैं। जहां आमतौर पर प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह इस संकट की घड़ी में भी अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह द्वारा जरूरतमंद और गरीब मजदूरों की मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने आज भी लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। ये हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक की, जो जनसेवा और लोगों की मदद करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ये तो अनवरत चल रही थी, लेकिन लगभग 4 दिनों से पर्याप्त मात्रा में शुरू हो गया है और लगभग अभी चलेगा। इसमें शासन या प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन वाले हैं, हम लोग शासन प्रशासन की बात करते हैं। यह स्वविवेक की बात है और हम लोग अपने से आज से नहीं, जब से खासकर कोरोना की बीमारी हुई, आप मुझसे पहले भी मिल चुके हैं। हम लोगों ने मजदूरों के लिए, चाहे अपने क्षेत्र के मजदूरों की बात रही हो, चाहे रीवा जिले के मजदूरों की बात रही हो, उनके खाते में पैसे डालने की बात रही हो, और चाहे मतलब हमेशा निकलने वाले, चाहे जिस देश के मजदूर रहे हो, चाहे बिहार के, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे झारखंड के, चाहे बंगाल के, चाहे सबको भेजने की व्यवस्था, और ख़ासकर जो भी हो सका है हमारे कार्यकर्ताओं ने हनुमाना के, खासकर बॉर्डर पर जो भी हमारे साथी सहयोगी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, सब ने जो है तो अपने तरीके से मदद किया है। और अभी 3-4 दिनों से हम लोगों के मन में विचार ये आया कि जो ये ट्रेन है, बस है, और ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठे वादा कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मजदूरों के लिए। मजदूर बिल्कुल पूरी तरह से मजबूर हैं और मजदूर यहाँ तक कि 1800 किलोमीटर पैदल चले। हमने तो देखा है कई एक मजदूरों को जो हैदराबाद से चल करके, सिकंदराबाद से चल करके गोरखपुर तक की यात्राएं की, उनके पैर में छाले पड़े। बहुत सारे मजदूरों को। कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं नागपुर से। कहाँ से आए हैं? नागपुर से। नागपुर से MP बाहर से आए हैं, पैदल आ रहे हैं? जी नहीं, बस करके दिया गया है। तो आपके द्वारा पेमेंट किया गया कि शासन के द्वारा? नहीं, शासन आपके द्वारा नहीं किया गया। तो यहाँ रुके कहाँ हैं आप? रुके अभी तक पहुँच रहे हैं। यहाँ हैं कहाँ आप? यहाँ आपके हनुमानाबाद। यहाँ जो ये खाने की व्यवस्था है किसके द्वारा की गई? ये पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी है ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।